हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन को। पिछले वाली वीडियो में हम लोग सॉल्व किए थे अपरिमेय संख्या क्या होती है, और उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4 को सॉल्व किए थे। अंडर रूट 2 को कैसे संख्या रेखा पे निरूपित करना है और अंडर रूट 3 को कैसे निरूपित करना है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2 को, तो वीडियो के साथ बने रहिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। और p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अपरिमेय संख्या जिसे हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, ये पाई, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। इनको हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। तो देखिए क्या ये एक वास्तविक संख्या होती है? तो देखिए हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये हो जाएगा परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? वास्तविक संख्या बन जाता है। तो अपरिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, और परिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या में दोनों प्रकार की संख्याएं आ जाते हैं, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? हमारा सत्य हो जाएगा। ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का है, जहाँ एम एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए संख्या रेखा क्या होता है हमारे पास? ये संख्या रेखा, यहाँ पे 0, इधर होता है -1, ये हो गया 2, 1, और ये हो गया 2, और ये हो गया 3। तो ये होता है हमारे पास संख्या रेखा। तो संख्या रेखा, ठीक है, तो देखिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का है, जहाँ एम एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? हमारा प्राकृत संख्या हो जाता है, प्राकृत संख्या हो जाता है 1 2 3 4 5 6। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होना चाहिए। ठीक है, जहाँ एम एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए रूट 1, ठीक है, रूट 1 मतलब रूट एम के रूप में है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, उसी प्रकार से रूट 2, इसका तो कोई पेयर नहीं बनेगा। रूट 3, इसका भी पेयर नहीं बनेगा। रूट 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। रूट 5, रूट 6, रूट 7। ठीक है, तो देखिए एक भी मान, यहाँ पे एक भी मान रूट एम का रूप का नहीं आ रहा है। ठीक है, और सबके सब में क्या आ रहा है? पॉजिटिव, क्योंकि ये धनात्मक साइड है। ठीक है, सबके सब धनात्मक साइड में और सबके सब पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, एक भी कोई भी संख्या रूट एम के रूप में नहीं आ रहा है। तो ये कथन क्या हो जाएगा हमारा? ये कथन हो जाएगा हमारा असत्य। ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या होती है परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आ जाता है और अपरिमेय संख्या भी आ जाता है। दोनों प्रकार का संख्या आ जाता है। ठीक है, बराबर क्या हो जाता है? वास्तविक संख्या। ये देखिए
वास्तविक संख्या में हमारा आ जाता है, परिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या बोलते हैं और अपरिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं परिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। परिमेय संख्या नहीं देखते, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या क्या आ जाएगा, देखिए वास्तविक संख्या में आ जाएगा हमारा दोनों प्रकार, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय भी। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये √2 ये क्या है, एक अपरिमेय है। ये √3 4/1 5/10। देखिए वास्तविक संख्या में एक तो ये दोनों परिमेय हैं, ये दोनों क्या है, अपरिमेय है, ठीक है, ये दोनों अपरिमेय है और ये दोनों क्या है, परिमेय है। देखिए यहाँ पे दोनों पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, हम परिमेय बोल रहे हैं, p/q के रूप में है। लेकिन ये p/q के रूप में नहीं है और q इज नॉट इक्वल टू 0, इसको यहाँ नीचे में लिख देंगे, तब से भी p पूर्णांक नहीं है, इसलिए अपरिमेय होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि वास्तविक संख्या क्या बोल रहे हैं, वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पे जो वास्तविक संख्या है तो ये अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन सारी की सारी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, कुछ परिमेय संख्या भी होती है। देखिए जैसे कि 4/1 या 4/1 5/10, ये भी क्या है, एक वास्तविक संख्या में आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसे हो जाएगा कि वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो सारी की सारी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आ जाते हैं, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आ जाता है और अपरिमेय संख्या भी आ जाता है, दोनों प्रकार की संख्याएं आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या में देखिए ये √2 √3 ये दोनों क्या है, अपरिमेय है, इसे p/q के रूप में नहीं लिखा है, लेकिन ये दोनों p/q के रूप में है, तो इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या में दोनों प्रकार की संख्याएं आ जाती है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि ये असत्य है, वास्तविक संख्या में दोनों प्रकार की संख्या आ जाती है, परिमेय संख्या भी। तो परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, अपरिमेय भी वास्तविक संख्या होती है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहे हैं वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। अब देखिए प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ठीक है, ये देखना है हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे, धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे, और धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये चलते जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो चलिए देखते हैं इनका क्या बोल रहे हैं, वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या करके। तो चलिए देखते हैं इनका वर्गमूल करके। तो चलिए एक ही वर्गमूल कर दिए, √2 का भी वर्गमूल कर देते हैं, √3 का भी वर्गमूल कर देते हैं, √4 का भी वर्गमूल कर देते हैं, √5 का, √6 का। तो चलिए देखते हैं इनका वर्गमूल निकाल के देखते हैं कि अपरिमेय होते हैं क्या नहीं। तो √1 इसको क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 1 बराबर क्या हो जाएगा 1, इसको तो इसका तो √2 ही रहेगा, इसका √3 ही रहेगा, इसका √4 ही रहेगा, ये √5 ही रहेगा, ये √6 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए √4 है, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 2, एक बार लिख देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं कि नहीं, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये तो परिमेय है, ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, बाकी सब क्या है, अपरिमेय है, ठीक है, बाकी सब क्या है, अपरिमेय है।
तो इसका यहाँ पे देखिए क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो देखिए यहाँ तो कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय भी आ रहे हैं, सभी के सभी अपरिमेय नहीं है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, ये कथन हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा, ये कथन हमारा हो जाएगा असत्य। अब क्या बोल रहा है आगे, देखिए आगे बोल रहा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो चलिए उदाहरण दे देते हैं। तो ये हमारा उदाहरण हो जाएगा क्या, अंडर रूट एक को क्या लिख सकते हैं हम, एक गुणा एक बराबर क्या हो जाए, एक हो जाएगा। एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्यों होगा, इसके नीचे में अगर हम एक लिख देंगे तो ये देखिए पी बटे क्यू के फॉर्म में है, और जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये पहला एग्जाम्पल हो गया हमारा, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 गुणा 2, तो इनका मान क्या हो जाएगा, 2 निकल जाएगा। तो ये भी इसके नीचे भी हम एक लिख कर पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी एक परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। तो प्रश्न क्रमांक 2 को हम इस प्रकार से हल करेंगे। अब देखिए प्रश्नावली 1.2 का लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर हमें अंडर रूट 5 को निरूपित करना है, तो किस प्रकार से निरूपित करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, हमको आइडिया लगाना है, ठीक है। आइडिया लगाना है एक समकोण त्रिभुज में, हमको आइडिया लगाना है सबसे पहले यहाँ एक समकोण त्रिभुज में। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इस समकोण त्रिभुज में अगर हम यहाँ पे आधार 2 ले रहे हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ बी सी हो जाएगा, ठीक है, ओ बी सी। तो ओ बी सी में अगर हम आधार 2 ले रहे हैं और 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो इनका जब हम लोग निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ओ सी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी का वर्ग प्लस हो जाएगा हमारा ओ सी का वर्ग, ओ सी नहीं बी सी का वर्ग, ठीक है, ये हमारा बी सी का वर्ग। तो चलिए लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर क्या है, 2 का वर्ग प्लस बी सी का है 1 का वर्ग। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 का 1, तो क्या निकल के आ जाए 5। इसको जब पक्षांतर करेंगे, ओ सी का वर्ग बराबर, इसको जब पक्षांतर करेंगे वर्ग को, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा। देखिए अंडर रूट 5, हमको पहले आइडिया लगाना है कि अगर आधार का मान क्या रख रहे हैं और लंब का मान क्या रखेंगे, तो अंडर रूट 5 हमको निकल के आ जाएगा। ये आइडिया लगाना है, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग आइडिया लगा लेंगे कि आधार 2 रख रहे हैं और लंब 1 रख रहे हैं, तो ओ सी का मान निकल के क्या आ रहा है हमारे पास, अंडर रूट 5। अब चलिए पहले आइडिया लगा लिए, अब उसके बाद में चलिए अब संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले एक हमको संख्या रेखा बनाना है, संख्या रेखा बना लिए। संख्या रेखा में क्या होता है, इधर 0, इधर -1, यहाँ 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है हमको, सबसे पहले हम लोग को एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो जिसकी लंबाई क्या होगी, 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हमारा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर ले लिए, इसका नाम क्या दिए थे, ओ दिए थे, और इसका नाम क्या देते हैं, बी देते हैं, ठीक है। अरे 2 सेंटीमीटर यहाँ आएगा, ठीक है। अरे यार क्या कर दिया मैं, यहाँ पे चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक क्या लेंगे, 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर ले लिए, ये 1 है, ठीक है। इसका नाम क्या दे दिए, ये 0 है, तो इसका नाम दे दिए हम, क्या दिए थे, ओ। तो चलिए इसका नाम देते हैं ओ, और इसका नाम क्या देंगे, बी, ए बिंदु का मान बी। अब यहाँ से हम अगर इधर ऊपर 1 सेंटीमीटर खींचेंगे, ये हमारा 1 सेंटीमीटर खींच लिए। 1 सेंटीमीटर खींचने के बाद में ओ सी,
इधर एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ से यहाँ जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिए, ठीक है। इसका नाम क्या दे देंगे, सी। तो देखिए OBC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लिए। अब इसका मान 2 है और इसका मान क्या ले लिए, 1 सेंटीमीटर। तो चलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। त्रिभुज OBC में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हम लोग आइडिया लगाए थे तो हमारा √5 का मान निकल गया था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग क्या है, OC, OC क्या बोलेंगे, कर्ण। तो OC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग क्या हो जाएगा, BC। चलो BC को पहले लिख दिए। अब OB का वर्ग, ठीक है, इसको पलट सकते हैं, यहाँ पहले OB का भी लिख सकते हैं, बाद में BC लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग OB लिखे थे। तो चलिए अब देखते हैं, इसका मान निकालते हैं। OC का वर्ग क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या है, BC बराबर है हमारे पास में 1 का वर्ग प्लस OB बराबर क्या है, OB बराबर हम लिए थे 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 का वर्ग। तो ये 1 प्लस 2 दूना 4, ये क्या हो जाएगा 5, और OC का वर्ग। तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो OC बराबर क्या हो जाएगा, OC बराबर निकल के आ जाएगा हमारे पास, ये जो वर्ग है उस तरफ पक्षांतर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √5। तो देखिए OC बराबर क्या निकल के आ गया हमारे पास, √5। तो OC का मान क्या लिख दिया हम लोग यहाँ पे, √5। अब क्या करना है हमको, संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना है। तो यहाँ से इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक प्रकार को फैलाना है, और यहाँ से एक हमको ऐसे चाप काट देना है। तो ये जो बिंदु में प्रतिच्छेद करेगी वही √5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए संख्या रेखा पर हम √5 को निरूपित कर दिए। तो यहाँ से √5 की यहाँ तक दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में पहली बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।